तो दोस्तों यहाँ पे जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मोबाइल नेटवर्क सेक्शन का डायग्राम है और ये बहुत ही छोटी सी पार्ट है नेटवर्क सेक्शन का, ये फुल पार्ट तो नहीं है। तो मैं आपका जो मोबाइल नेटवर्क सेक्शन है उसका जो पार्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन है वो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो मतलब मोबाइल का एफईएम आईसी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है। तो दोस्तों मोबाइल के बोर्ड में बहुत सारे आईसी लगा होता है, जिसमें से मोबाइल का जो नेटवर्क सेक्शन है उसमें 3 आईसी को यूज किया जाता है। तो उसमें से एक आईसी का नाम होता है एंटीना स्विच और दूसरा आईसी को बोला जाता है पीएफओ या उसी का दूसरा नाम भी है पीए। तो पीएफओ का मतलब होता है पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और पीए का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों मोबाइल का जो नेटवर्क सेक्शन का सबसे मेन आईसी होता है उसे आरएफआईसी बोला जाता है। तो दोस्तों एक मोबाइल के बोर्ड में जो आरएफआईसी होता है वो सिग्नल को इन और आउट करने का काम करता है, यानी कि नेटवर्क प्रोसेसिंग का सबसे जो मेन आईसी होता है उसे आरएफआईसी बोला जाता है। कोई भी सिग्नल जो बाहर से मोबाइल के अंदर आता है तो डायरेक्ट आरएफआईसी के अंदर नहीं जा पाता है, उसको पहले 2 और आईसीओ के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों उस आईसी का नाम है एंटीना स्विच और पीएफओ। तो समटाइम्स क्या होता है वो दोनों आईसी को कंबाइन करके एक ही आईसी में बना दिया गया होता है, तो उस आईसी को बोला जाता है एफईएम। तो आप यहाँ पे जो आईसी देख रहे हो वो एफईएम है। एफईएम का मतलब होता है फ्रंट इन मॉडल। आप यहाँ नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है फ्रंट इन मॉडल। तो फ्रंट इन मॉडल के अंदर दो आईसी को कंबाइन करके रखा गया होता है, जिसका नाम है एंटीना स्विच। इस तरह से एक एंटीना स्विच और जो दूसरा नाम है वो है पीए। तो पीए का मतलब होता है पावर एम्पलीफायर। तो दोस्तों दोनों आईसी को इसी में कंबाइन करके रखा गया है, तो इसीलिए इस आईसी को एफईएम बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो एफईएम है वो एंटीना स्विच का भी काम कर रहा है और पीए या पीएफओ का भी काम कर रहा है। तो चलिए जानते हैं ये जो एफईएम है वो क्यों रखा गया है और इसका ऑपरेशन क्या है, मतलब इससे सिग्नल किस तरह से इन होता है और किस तरह से सिग्नल आउट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो बाहर से आने वाला सिग्नल है वो हमारे मोबाइल का एंटीना में आता है। मतलब मोबाइल, हर एक मोबाइल के अंदर एंटीना लगाया गया होता है। वो एंटीना का तो दोस्तों हर एक मोबाइल के अंदर एक बड़ा सा एंटीना लगाया गया होता है जो मोबाइल के लिए होता है, और दो छोटे एंटीना भी होता है जो वाईफाई और ब्लूटूथ के लिए होता है। तो जो सबसे बड़ा एंटीना होता है वो मोबाइल का होता है, क्योंकि तो दोस्तों जो मोबाइल का एंटीना का रेंज होता है वो बहुत बड़ा रखा गया होता है, क्योंकि मोबाइल और जो नज़दीकी टावर होता है उसका डिस्टेंस कुछ किलोमीटर तक का होता है। इसीलिए जो सबसे बड़ा एंटीना होता है वो मोबाइल के लिए रखा गया होता है। और जो बाहर से आने वाला सिग्नल है वो पहले इसी एंटीना में आता है, और दोस्तों उस सिग्नल को जो एंटीना है वो हमारे एफईएम आईसी के अंदर सेंड कर देता है। तो एफईएम आईसी उस सिग्नल को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद जो रिसीविंग सिग्नल है उससे आरएक्स से डिनोट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जीएसएम आरएक्स लिखा हुआ है। तो आरएक्स का मतलब हो सकता है रिसीविंग सिग्नल। तो दोस्तों जो सिग्नल बाहर से एंटीना से आता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ आवाज़ नहीं होता है, या जो मैसेज कंटेंट है वो सिर्फ मैसेज नहीं होता है, मैसेज को कैरी करने वाला एक अदर फ्रीक्वेंसी भी होता है जिसका रेंज होता है 900 या तो 1800। तो दोस्तों जो कॉलर है जिसने हमें कॉल किया है तो वो कौन सा सिम यूज़ कर रहा है, मतलब उसका जो सिम है वो 900 फ्रीक्वेंसी में चलने वाला है या 1800 में चलने वाला है। तो उसका सिम अगर 900 बैंड में काम करने वाला सिम है तो वो जो फ़ोन करेगा तो उसका जो साउंड या जो भी मैसेज होगा तो उसको 900 वाला फ्रीक्वेंसी उसको कैरी करके अंदर लाएगा। और दोस्तों अगर 1800 फ्रीक्वेंसी वाले कोई कॉलर हमें फ़ोन कर रहा है तो उसके जो उसका जो मैसेज या मतलब साउंड है वो उसके साथ 1800 का फ्रीक्वेंसी ऐड होकर हमारे मोबाइल में इंटर करेगा। तो दोस्तों यहाँ से जो इंटर करता है वो 900 भी इंटर करता है और 1800 भी इंटर करता है। लेकिन यहाँ इंटर कर जाने के बाद इससे जो आउट होना है, मतलब जो आरएफआईसी को जाना है, तो उसे क्या करता है एफएमआईसी उसको सेपरेट कर देता है। मतलब 900 फ्रीक्वेंसी वाला अगर मैसेज है तो उसको इस रास्ते से आरएफआईसी को सेंड करेगा, और अगर वो मैसेज में 1800 का फ्रीक्वेंसी ऐड है तो उसको इस रास्ते से मतलब आरएफआईसी को सेंड करेगा। तो दोस्तों जो एफईएम है उसका जो मेन पर्पस है वो रिसीविंग के वक्त क्या करता है कि जो फ्रीक्वेंसी आता है उसको आइडेंटिफाई करता है, और अगर वो 900 में है तो एक रास्ते से और 1800 में है तो दूसरे रास्ते से आरएफआईसी को सेंड करता है। इस तरह से जो सिग्नल आरएफआईसी को जाता है तो आरएफआईसी को जाने से पहले उसे फ़िल्टर किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ़िल्टर लगाया गया है, और फ़िल्टर से पहले आप देख सकते हो कुछ कंपोनेंट यहाँ पे भी लगाया गया है। तो दोस्तों इस कंपोनेंट के द्वारा सिग्नल को फ़िल्टर किया जाता है। फिर एक छोटा सा फ़िल्टर भी लगाया जाता है जिसके अंदर कैपेसिटर, कॉइल और रेजिस्टर होता है।
तो आप देख सकते हो 900 के लिए एक अलग फ़िल्टर और 1800 के लिए एक अलग फ़िल्टर है। और दोस्तों इस तरह से जो 900 और 1800 का सिग्नल है उसे फ़िल्टर कर लेने के बाद RFIC को दिया जाता है। और दोस्तों RFIC प्योर सिग्नल को रिसीव करता है और उसको फिर से प्रोसेसिंग करके उस सिग्नल के अंदर से जो साउंड का कंटेंट होता है या जो मैसेज होता है उसको निकाल के डिस्प्ले या जहाँ भी जाना है मोबाइल का जिस सेक्शन में सेंड करना है उस सेक्शन में सेंड करने का काम RFIC करता है। तो दोस्तों इस तरह से जो बाहर से आने वाला सिग्नल है RFIC में पहुंचता है और फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों अगर मानिए फॉल्ट आ जाता है, मानिए एंटीना में फॉल्ट आ गया तो क्या होगा कि बाहर का जो सिग्नल है वो FMIC तक नहीं आ पाएगा और इस तरह से हमारे मोबाइल में जो नेटवर्क दिखता है वो नेटवर्क दिखना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मोबाइल में कभी भी नेटवर्क से रिलेटेड कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो RF एंटीना को चेक करना है, मतलब एंटीना को क्लीन करना है और एंटीना के टिप को अच्छी तरह से क्लीन करना है और उसका जो कनेक्शन है प्रॉपर है या नहीं है वो भी चेक करना है। और दोस्तों आप देख सकते हो एंटीना और जो FEM है उसके बीच में इस तरह से कुछ कंपोनेंट भी लगा हुआ है। तो आपको एंटीना से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होता है उसको भी चेक करना है, उसमें कोई फॉल्ट है तो उसको सीरीज पैरेलल चेक करके उसको अच्छी तरह से रिपेयर करना है। और इतना रिपेयर करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो FEM का फॉल्ट होता है। तो दोस्तों FEM को आपको बदलना नहीं है, क्योंकि FEM फॉल्ट होने का मतलब होता है अगर FEM को वोल्टेज अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है तो भी FEM में फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों ये FEM का सिर्फ ब्लॉक डायग्राम है, इसका पिन डायग्राम नहीं है। इसका पिन डायग्राम मैं आपको अगले किसी वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें मतलब FEM IC को काम करने के लिए कौन सा सिग्नल इसको ज़रूरी होता है और कितने वोल्टेज इसको ज़रूरत होता है। तो सभी इन्फॉर्मेशन मैं किसी अगले वीडियो में दूंगा। तो इसको रिपेयर करने के लिए पहले हमें वो सभी कंपोनेंट को चेक करके उसको रिपेयर करना है और उसके बाद दोस्तों हम जो फिल्टर सेक्शन है या FEM के बाद का जो फिल्टर सेक्शन उसको चेक करना है। मतलब FEM के अगल बगल में जितने भी कंपोनेंट है सभी को आपको चेक करना है और सभी को चेक करके जिस कंपोनेंट में फॉल्ट है उसको आपको रिपेयर करना है। और कंपोनेंट में अगर फॉल्ट आपको नहीं मिल रहा है तो फिल्टर में फॉल्ट हो सकता है, तो कंपोनेंट में अगर फॉल्ट नहीं है तो इस फिल्टर में फॉल्ट हो सकता है, तो आपको फिल्टर को बदलना है। और दोस्तों फिल्टर भी सही है तो फिर RFIC से जुड़ी कोई फॉल्ट हो सकता है तो RFIC का पिन डायग्राम देख के उसका भी ट्रबल शूट करना है। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी मोबाइल का नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड जो फॉल्ट है उसका डायग्नोस कर सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो FEM IC का पिन डिटेल है जिसमें मैं आपको FEM IC का जो ट्रांसमिटिंग का काम होता है उसका एग्जांपल देके मैं आपको इसका वर्किंग और इसका जो टोटल इन्फॉर्मेशन है मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर हम सिग्नल मोबाइल से बाहर सेंड करते हैं, मानिए हम किसी को कॉल कर रहे हैं तो हमारे सिग्नल किस तरह से जाएगा और उस टाइम पे जो FEM IC है वो किस तरह से काम करेगा, तो इसकी एग्जांपल लेकर मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो दोस्तों कोई भी IC को काम करने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरत होता है वो होता है वोल्टेज। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये इसका जो पिन नंबर 18, 7 और 27 3 पिन्स, मतलब ये जो IC है इसका बहुत सारे पिन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब 30 लास्ट पिन इसका 30 है। तो दोस्तों इस IC का जो पिन है उसे मैंने इस डायग्राम में सीरियली अरेंज नहीं किया है, क्योंकि मतलब जो पिन का सेम काम है उस तरह की पिन को एक जगह पे मैंने रखा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो FEM IC है उसका पिन नंबर 18, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 27, मतलब तीनों पिन का नाम अलग अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हो VBAT LB, VBAT SB और VBAT PC, लेकिन इसमें जो आने वाला वोल्टेज है वो सेम है, मतलब 3.7 वोल्ट इसमें आ रहा है और जो वोल्टेज आ रहा है वो बैटरी से आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो VBAT लिखा हुआ है, तो VBAT का मतलब होता है बैटरी से आने वाला वोल्टेज। और क्योंकि 3.7 वोल्टेज बैटरी सप्लाई करता है इसीलिए जहाँ पे भी 3.7 जाता है वो बैटरी से ही जाता है। तो बैटरी से जो आने वाला वोल्टेज है उस लाइन में आप देख सकते हो इस तरह से 4 कैपेसिटर को लगाया गया है। तो दोस्तों अगर मानिए इस चारों कैपेसिटर में से कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है या कोई एक कैपेसिटर फॉल्ट हो जाता है तो जो हमारा मोबाइल होगा वो बिल्कुल डेड हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस है वो प्लस के साथ जुड़ जाएगा और जुड़ने के साथ ही जो बैटरी का प्लस और माइनस पिन है वो भी शॉर्ट हो जाएगा और मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क सेक्शन है उसमें यूज़ होने वाला जो FEM IC है तो उसको बैटरी से 3.7 वोल्ट का सप्लाई किया जाता है इस तरह से, और उस लाइन में इस तरह से कैपेसिटर को लगाया जाता है। और इस चारों कैपेसिटर में से अगर कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो बैटरी में भी शॉर्टिंग आ जाएगा और हमारा जो मोबाइल है वो डेड हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हमारा
नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट आने से भी मोबाइल डेड होने का चांसेस होता है। इसका प्रूफ आप यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों ये था वन टाइप ऑफ वोल्टेज जो हम FEM-IC को देते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी वोल्टेज FEM-IC को दिया जाता है, जो वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका नाम है VR4, मतलब रेगुलेटेड वोल्टेज। तो रेगुलेटेड वोल्टेज आता है फ्रॉम UEM, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो UEM का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल, यानी कि पावर IC। और पावर IC के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे ऑडियो IC, सिम IC और लॉजिक का कंट्रोलिंग भी इसमें लगा होता है। तो इसीलिए पावर IC को हम UEM IC भी बोलते हैं, जिसका फुल नेम होता है यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल। तो दोस्तों पावर IC FEM को कितना वोल्ट सप्लाई कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2.8 वोल्ट। तो दोस्तों इस FEM IC को काम करने के लिए 3.7 वोल्ट के साथ साथ इसको 2.8 वोल्ट भी देना जरूरी है, जो पावर IC सप्लाई करता है। तो जहाँ भी वोल्टेज सप्लाई किया जाता है उस लाइन में इस तरह के कैपेसिटर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हो इस लाइन में भी 2 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर यहाँ पे मानिए शॉर्टिंग हो जाता है तो क्या होगा, इसमें शॉर्टिंग होने से मोबाइल डेड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे शॉर्टिंग होने से क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस लाइन में अगर शॉर्ट हो जाता है तो मोबाइल वाइब्रेट होकर ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मोबाइल को ऑन करने वाला जो IC है वो पावर IC है। तो पावर IC ऑन होगा, लेकिन मतलब पावर IC क्या, जो आगे का सेक्शन है उसमें शॉर्टिंग पावर IC को मालूम होगा, तो पावर IC फिर क्या करेगा, वोल्टेज को ऑफ कर देगा, यानी कि मोबाइल का जो ऑन का प्रोसेस है उसे बंद कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से जो VR लाइन है, रेगुलेटेड वोल्टेज का लाइन है, 2.8 वोल्टेज का जो लाइन है, तो दोस्तों इस लाइन में अगर शॉर्टिंग है तो जब आप मोबाइल को ऑन करोगे तो मोबाइल वाइब्रेट होगा, यानी कि ऑन होने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन पूरी तरह से ऑन नहीं हो पाएगा, मतलब वाइब्रेट होकर फिर मोबाइल बंद हो जाएगा। तो इस तरह का अगर प्रॉब्लम आ रहा है किसी मोबाइल में, तो आप क्या कर सकते हो, जो FEM-IC है उसका जो रेगुलेटेड लाइन है, तो उसकी लाइन की कैपेसिटर को आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हो 3.7 वोल्ट का लाइन, तो ये हाई वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज है। तो इसमें जो लगने वाला कैपेसिटर है उसका साइज बड़ा होगा। तो दोस्तों अगर मोबाइल डेड हो रहा है, मोबाइल मतलब शॉर्टिंग आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल का जो FEM-IC है उसके बगल में जाके जो बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हैं तो उसको पहले आपको चेक करना है, क्योंकि जो बड़े कैपेसिटर होते हैं वो हाई वोल्टेज के होते हैं और जो छोटे कैपेसिटर होते हैं वो लो वोल्टेज के होते हैं। तो बहुत ही छोटे कैपेसिटर को आपको चेक नहीं करना है, जो सबसे बड़ा कैपेसिटर है उसको चेक करना है। और अगर मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ऑन करने पर मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, मीडियम साइज का जो कैपेसिटर है उससे चेक करना है। तो इस तरह से आप एक बड़े कैपेसिटर जो हाई वोल्टेज लाइन में लगता है और मीडियम कैपेसिटर जो मीडियम वोल्टेज में लाइन में लगता है, तो उसको चेक करके मतलब मोबाइल का जो डेड प्रॉब्लम है उसको रिपेयर कर सकते हो। और मोबाइल में अगर हाफ शॉर्टिंग, इस तरह का शॉर्टिंग को हाफ शॉर्टिंग भी बोला जाता है, तो हाफ शॉर्टिंग होने पर एक प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब मोबाइल ऑन होकर बैटरी का ड्रेनेज ज़्यादा होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मोबाइल वाइब्रेट होकर ऑन नहीं होने का भी हो सकता है। तो उस तरह के प्रॉब्लम में आपको ये VR लाइन का जो मीडियम टाइप के कैपेसिटर होते हैं FEM-IC के अगल बगल में, उसको चेक करना है और उसको रिपेयर। तो दोस्तों और जो लाइन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो 3 लाइन यहाँ पे देख सकते हो, VC1, VC2, VC3। तो दोस्तों ये जो 3 लाइन्स आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आ रहा है RFIC, यानी कि नेटवर्क का जो सबसे मेन IC होता है, जिसे हम RFIC रेडियो फ्रिक्वेंसी IC बोलते हैं, वहाँ से सिग्नल आ रहा है। मतलब ये लाइन में उतना फॉल्ट होने का चांसेस नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो लाइन है वो IC टू IC है। तो IC टू IC मोस्टली जो सिग्नल का फ्लो होता है वो होता है। तो दोस्तों ये जो लाइन है वो लाइन मतलब RFIC जो FEM-IC है उसको इनेबल करने के लिए देता है। मतलब इसको जब भी इसको इनेबल करना है, RFIC को FEM-IC को कोई सिग्नल सेंड करना है, तो पहले इस IC को इनेबल करना ज़रूरी होता है। मतलब इसको पहले प्री इन्फॉर्मेशन देना होता है, मतलब हम अब सिग्नल को सेंड करने वाला है, मतलब तुम काम के लिए रेडी हो जाओ। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो RFIC FEM को इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए ये 3 पिन का यूज किया जाता है दोस्तों। तो इस पिन में उतना फॉल्ट आने का चांसेस नहीं होता है। एक कंट्रोल पिन आप इसको बोल सकते हो, मतलब सिग्नल का कंट्रोल या इनेबल पिन, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। तो चलिए अब बाकी पिनों के इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो बाकी पिनों में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पिन नंबर 25 और पिन नंबर 26 दो पिन है। तो इसमें आप देख रहे हो UPP लिखा हुआ है, तो UPP से एक सिग्नल आने वाला है और UPP का मतलब हो जाता है दोस्तों CPU। तो दोस्तों जब भी हम कॉल डायल करते हैं तो पहले इस IC को नहीं मालूम होता है, पहले CPU को मालूम होता है सबसे पहले। और CPU को मालूम हो जाने के बाद मोबाइल का जिस जिस सेक्शन को इनेबल करना है उस सभी को इनेबल करने का काम CPU कर देता है। तो मतलब कॉलिंग के दौरान इस IC को भी इनेबल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो IC है वो मतलब
फोन का जो सिग्नल है उसको बाहर सेंड करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए इस आईसी को इनेबल करने के लिए सीपीयू ही इसको सिग्नल सेंड कर रहा होता है। तो दोस्तों इस लाइन में भी आप देख सकते हो एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर इस तरह से जोड़ा हुआ है। तो रजिस्टर जो है वो सीरीज में है और जो कैपेसिटर है वो पैरेलल है। तो इसका जो साइज होगा बहुत ही छोटा होगा, मतलब सबसे जो छोटा रजिस्टर होगा इस लाइन में होगा, क्योंकि सिग्नल वाले लाइन में उतने बड़ा कंपोनेंट का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों सीपीयू के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक और सिग्नल एफईएम को आ रहा है फ्रॉम यूईएम में, मतलब यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल यानी कि पावर आईसी। जो यूईएम आईसी है वो भी एक लॉजिक आईसी के रूप में काम करता है। तो इसको ऑन करने के लिए सीपीयू के साथ साथ इस सिग्नल का भी जरूरत है। तो दोस्तों इस लाइन में भी आप देख सकते हो एक छोटा सा रेजिस्टर डाला हुआ है और एक छोटा सा कैपेसिटर डाला हुआ है इस तरह से। तो ये है पिन नंबर 26, मतलब ये दोनों इनेबल पिन आप इसको बोल सकते हो, मतलब एक सीपीयू से आने वाला है इनेबल पिन और दूसरा पावर आईसी से यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल से आने वाला इनेबल पिन। तो इस तरह से दो इनेबल पिन एफईएम को मिलने के बाद एफईएम मतलब काम के लिए रेडी हो जाता है। तो मतलब सबसे पहले इसको वोल्टेज मिल गया, तो इसको दो वोल्टेज मिला, एक 3.7 एक 2.8। उसके बाद इसको मिला मतलब ये जो सीपीयू का इनेबल सिग्नल और उसके बाद इसको यूनिवर्सल एनर्जी मॉड्यूल का इनेबल सिग्नल मिल गया। तो अब क्या होगा, एफईएम आईसी बिल्कुल रेडी कंडीशन में आ जाएगा। अब रेडी कंडीशन में आ जाने के बाद ये सिग्नल को आउट करेगा, लेकिन सिग्नल इसमें तो नहीं होता है, सिग्नल इसको आरएफआईसी दे रहा होता है। तो आरएफआईसी इसको सिग्नल दो लाइनों से देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिन 22 और पिन 3। तो दोस्तों एफईएम आईसी का जो 22 पिन है उसमें आप देख रहे हो GSM 900 फ्रॉम आरएफआईसी एंड ये फिल्टर, मतलब आरएफआईसी जो सिग्नल देता है तो डायरेक्ट इसको नहीं देता है, मतलब फिल्टर करके इसको दे रहा होता है। तो इसमें जो सिग्नल आ रहा है वो 900 बैंड का है, मतलब मोबाइल में जो सिग्नल इन होता है या आउट होता है तो 900 या 1800 दो बैंड में इन आउट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इससे जो सिग्नल आउट होने वाला है उसका जो रेंज है वो 900, यानी कि आपके मोबाइल में अगर आप 900 में चलने वाले सिम यूज़ कर रहे हो तो जो आपका सिम से सिग्नल आएगा वो इस मतलब इस लाइन से बाहर जाने वाला है। लेकिन आपके मोबाइल में 1800 बैंड का अगर सिम है, मतलब 1800 टू 1900 बैंड को 1800 बोला जाता है, तो आपके मोबाइल में अगर इस बैंड का सिम है तो उस सिम से जो इन्फॉर्मेशन जाने वाला है तो दोस्तों उस सिम का जो इन्फॉर्मेशन है वो इस लाइन से बाहर जाएगा। तो दोस्तों ये दो लाइन हो गया, मतलब दोनों लाइन में से कोई एक लाइन यूज होता है, दोनों लाइन सेम टाइम नहीं यूज होता है, मतलब वो डिपेंड करता है आपके मोबाइल के अंदर कौन सा सिम चलता है। तो दोस्तों जितने भी एशियन कंट्री का जो मोबाइल है वो 900 बैंड में भी काम करता है और 1800 बैंड में भी काम करता है। तो दोस्तों वर्ल्ड में जितने भी चीज़ें मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन होता है सभी का अलग अलग एक फ्रीक्वेंसी का चैनल होता है। तो मोबाइल के लिए जो चैनल है वो 900 है और दूसरा जो चैनल है 1800 है। तो कोई भी अगर मोबाइल कंपनी अपना खोलता है तो मतलब 900 बैंड का कोई एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी लेगा या तो 18 टू 1900 बैंड का कोई फ्रीक्वेंसी वो ले सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे मोबाइल में जो सिम है उसके मुताबिक हमारा जो सिग्नल है या तो 900 वाले लाइन से जाएगा या तो 1800 वाले लाइन से बाहर जाएगा। तो इस लाइन से मानिए सिग्नल आया या मानिए इस लाइन से सिग्नल आया, तो ये सिग्नल एफईएमआईसी को आएगा और एफईएमआईसी उस सिग्नल को एंटीना को देगा। मतलब ये जो 3 वाले लाइन है उससे आए तो भी एंटीना में जाएगा या 22 वाला जो लाइन है उससे आएगा तो भी इस तरह से एंटीना में जाके और वो सिग्नल क्या हो जाएगा, हमारे जो मोबाइल का एंटीना है वहाँ पे जाएगा और उससे जो नज़दीकी टावर होता है मोबाइल का, मतलब जिस ऑपरेटर का हम सिम यूज़ कर रहे हैं उसके ऑपरेटर का जो नज़दीकी टावर है वहाँ पे जाएगा और उसके बाद वो हेड ऑफिस में जाएगा, जिससे मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मतलब हम किसको फ़ोन कर रहे हैं और सभी रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद जिसे हम कॉल कर रहे हैं उसके नज़दीकी टावर में जाके और उसके बाद फिर उसके मोबाइल में कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से जो बाहर जाने वाला सिग्नल है वो पहले एफईएम को दिया जाता है और फिर एंटीना को सेंड किया